तो अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा मैकेनिज्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वो था बाइमोलिकुलर, ये है यूनिमोलिकुलर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है SN1। ओके, तो चलिए समझते हैं। इट फॉलोज, इसके बारे में देखते हैं। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दोनों में डिफरेंस हो रहा है। वो जो था SN2 वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को बिहेव कर रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखते हैं। इट इज जनरली carried out in polar protic solvent, polar protic solvents like water, जिसमें भी H+ देने की टेंडेंसी होती है। प्रोटिक मतलब होता है प्रोटॉन, तो H+ देने की टेंडेंसी इसमें भी होगी, उसको हम कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, एग्जाम्पल एक देख सकते हैं CS3। SN1 का जो हम एग्जाम्पल लेके चले थे, क्या एग्जाम्पल था? OH- का रिएक्शन CS3Cl के साथ। तो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि CS3Cl OH के साथ कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? SN2 को, और ये जो हम अभी ले रहे हैं वो SN1 को रिप्रेजेंट करता है। CS3CCBr, ये 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड है। इसका जब OH के साथ रिएक्शन कराया जाएगा तो प्रोडक्ट बनता है, Br हट जाता है और यहाँ पे OH आ जाता है, CS3 का होल थ्राइस COH, और Br लिव कर जाता है, लिविंग ग्रुप है। अच्छा, इसका नाम लिखना होगा, तो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको नाम कैसे लिखेंगे। 3 डिग्री है, कार्बन से 3 CH3 लगा हुआ है, नेमिंग करना है, तो सबसे लंबा चेन चुन लेंगे। 1 2 पे मिथाइल भी है और ब्रोमीन भी है, ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकली ब्रोमीन पहले आता है, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये OH ग्रुप यहां प्रोडक्ट बनाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, इसका नाम खुद से लिख सकते हो, IUPAC नोमेनक्लेचर हमने क्लास में करवाया। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और, ठीक है। इस प्रकार से रिएक्शन होगा और ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म को। अब देखते हैं कि इसमें ये जो काम हुआ है ये सिंगल स्टेप में नहीं हुआ, वो SN2 था, वो सिंगल स्टेप का प्रोसेस था, ये 2 स्टेप में हुआ है। तो समझते हैं कि कौन कौन सा स्टेप है। ये 2 स्टेप हुआ है। पहले स्टेप में, स्टेप 1, पहले स्टेप में CH3 का होल थ्राइस CBr, ये कार्बोकेटाइन बनाया है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहां कार्बन है, एक CH3 ऊपर लगा, और Br यहां से हटा
Pr हटा तो Pr प्लस माइनस में और कार्बोकेटाइन बन गया C+। ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ देख सकते हैं ये कैसा कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या करेगा, स्टेप 2 में OH के साथ रिएक्शन कर लेगा। स्टेप 2 अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनके तैयार हुआ है, CH3 कार्बोकेटाइन, ये OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, OH माइनस के साथ, और प्रोडक्ट बना देगा। यहाँ OH लग जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 का और ट्वाइस C कार्बन और उसके साथ लग गया OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। तो इस प्रकार से SN2 मैकेनिज्म होता है। इसमें SN1 की बात कर रहे हैं, अभी SN1 की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 इज स्लोएस्ट। इसमें जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 इज स्लोएस्ट, और आपको पता है कि जो हमारा रेट डिपेंड करता है वो स्लोएस्ट स्टेप पे। तो पहला स्टेप जो होता है वो स्लोएस्ट होता है एंड रिवर्सिबल। देख सकते हैं, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है एंड रिवर्सिबल। और SN2 वाला जो था उसमें वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन था, मैकेनिज्म था। उसमें कोई 2 स्टेप होना ही नहीं है, एक ही स्टेप में एक बॉन्ड इधर से ब्रेक करना है, उधर एक बॉन्ड बनना है, इधर ब्रेक करना है, इधर लिविंग ग्रुप हटेगा, इधर OH ग्रुप जुड़ेगा, रिवर्सिबल। हाँ, एक बात और, इसमें चूंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी अधिक होगी प्रोडक्ट उतना ज्यादा फास्ट बनेगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, greater the stability of carbocation, greater will be its ease of formation. Greater will be its ease of formation. अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक है तो ये बनेगा बहुत जल्दी, आसानी से बनेगा, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्ट। ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर अधिक है तो अल्काइल हैलाइड से कार्बोकेटाइन बहुत आसानी से बन जाएगा। फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम alkyl halide and faster, जो रेट हो जाएगा वो, अगर अल्काइल कहना ये चाह रहे हैं कि अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अधिक होगा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होता है 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर सबसे ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट फास्ट बनेगा, रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्ट होगा। चलिए अब फाइनली हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन देखते हैं। अब जो भी बातें हमने पढ़ी है SN2 और SN1 उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। फॉर SN2 जो इंपॉर्टेंट बातें, SN2 के लिए
याद कीजिए SN2 में क्या होता था, एक ही स्टेप में काम होता था, उसमें OH माइनस जो है वो जाता था अल्काइल हैलाइड के पास, है ना। तो अगर अल्काइल हैलाइड बल्की होता था तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता था। तो SN2 के लिए सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन का होता था 1 डिग्री में, कम बल्की वाले में, उससे स्लो हो जाता था 2 डिग्री वाले में, और सबसे स्लो हो जाता था 3 डिग्री वाले में। लेकिन जो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा उसके केस में उल्टा है। SN1 के केस में कार्बोकेटाइन बनता है ना। SN1 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा वो फास्ट बनेगा, उसका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो हमको पता है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, उसके बाद 2 डिग्री और सबसे स्लो होगा 1 डिग्री का। ओके, तो ये था हम लोगों का मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। चलिए आज का क्लास यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।